गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग अपना जो सीरीज़ ऐसे डिस्कशन का चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने 2 साल का इससे पहले देख लिया है 68 और 69 बीपीएससी मेंस का। तो अभी हम लोग 70 बीपीएससी का जो मेंस हुआ था उसको देखते हैं। तो इससे में आपको जैसे कि पता है कि 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। और जो सेक्शन 1 और जो सेक्शन 2 होता है वो सिंपल, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, सॉइल हो गया, पॉलिटिकल विल या फिर वुमेन, ये सब पे होता है। और जो लास्ट सेक्शन 3 है इसमें रीजनल लैंग्वेज बेस्ड एसेज होते हैं, जिसमें आप मगही हो गया, मैथिली हो गया, ये सब पे आता है। तो चलिए शुरू से देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो सेक्शन 1 है इसमें है पहला ऐसे जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो हम लोग एक देखते हैं। इसमें बेसिकली इंडिया का लिखेंगे कि कैसे यहाँ पे आप एक अच्छा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर आप लिखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। 500 से 700 वर्ड्स में लिखने होते हैं। नेक्स्ट है कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी। तो कंट्री, इसमें आपको कैसे जो कोरिलेशन है ना डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उसको दिखाना है एक फ्लोई। ऐसे में बेसिकली वही होता है ना कि यू शुड मेंटेन द फ्लो, कि आप कब ऐसे शुरू कर रहे हो कब ख़त्म कर रहे हो, ये रीडर को नहीं पता चलना चाहिए। मतलब वो उसमें होना चाहिए कि वो फ्लो मेंटेन रहना चाहिए। आप पैराग्राफ स्विच करते हैं तो उसमें वो कनेक्शन दिखना चाहिए कि आप जब एक पैरा से अगले पैरा में जा रहे हैं। तो ये कंट्री डेवलपमेंट वाला हो गया। इसका हम लोग देखते हैं एक, दिस इज़ कंट्री डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं। ये बस ऐसे ही मैंने एक हेल्प के लिए दी, कैसे आप कंक्लूजन दे सकते हैं, चैलेंजेस। आप चाहें तो सब टॉपिक डाल के भी लिख सकते हैं, या फिर आप फ्लोई में भी आप पैराग्राफ बस बदल के लिख सकते हैं। तो अगला है इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन। तो पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि आप इम्पोर्टेंस लिखेंगे कि इन्वायरमेंट में बैलेंस मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। आजकल इतना फ्लड्स, इतना ड्रॉट्स, इतना जो मिस कैलकुलेशन हो गया है, मतलब डिज़र्ट में बारिश हो रहा है, मतलब यूरोप में हीट वेव्स हो रहा है, तो मतलब ये कैसे हो रहा है, तो ये कंसर्निंग है। तो उसके बारे में लिखना है। आपको एग्जांपल दे सकते हैं, इंडिया का एग्जांपल, बाहर दूसरे कंट्रीज़ का एग्जांपल, ठीक है। तो अगला है सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, इसके पहले वाले का एक छोटा सा दिखा देती हूँ कि इसको कैसे लिखेंगे। तो जो इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस का था, तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि जो अर्थ है ये हमारा ओनली होम है, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड, सब लोग का यही घर है। वी डू नॉट हैव प्लानट बी, जहाँ पे आप सोचेंगे अच्छा जैसे कि प्लान बी होता है सबके पास, वैसे ही हम लोग के पास प्लानट बी है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये स्पेशली जो गरीब लोग हैं या फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। बिकॉज जो रिच लोग होंगे वो लोग तो अपना कुछ मे बी दूसरे प्लानट पे चले जाए, बट वो भी बहुत ही रेयर चांसेस है। तो ये रहा। तो हम अगला इसे को देखते हैं। अगला है कि सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, भूमि संरक्षण और जैविक खेती। तो देखिए इसमें बेसिकली क्या है ना कि सॉइल और ऑर्गेनिक फार्मिंग कैस दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन, वी आर लाइक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग, क्योंकि खाना तो सबसे ज़्यादा बेसिक ज़रूरत है ना जो सबका पूरा होना चाहिए। अगर लोगों के लिए हम लोग के पास खाना ही नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे काम करेंगे, फिर हम लोग का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कैसे बेनिफिट हम लोग उसका ले पाएंगे। तो हम लोग को सॉइल, और एक जो बहुत ही बेसिक इशू आजकल चल रहा है वो है ना कि सॉइल ख़राब हो जा रहा है, सॉइल में फर्टिलिटी ही नहीं बच रहा है।
तो सॉइल को कंज़र्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली जो प्रोसेस होता है ना सॉइल फॉर्मेशन का, तो सॉइल का जो ऊपरी लेयर होता है वो ह्यूमस होता है। और ह्यूमस कहाँ से होता है ना, कि जब पेड़ पौधा का जो ड्राइड लीव्स गिरता है, जो भी उसका डेड एंड डिकेइंग जो प्रोडक्ट होता है ऑर्गेनिक, उसी से सॉइल इनरिच होता है, उसी से सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होता है। बट आजकल हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, सारा पेड़ों को काट दिया है, तो अब हम लोग के पास न पेड़ बचा है, और जैसे जैसे पेड़ कम हो रहे हैं वैसे वैसे हम लोग का जो सॉइल का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रहा है। और जब सॉइल का क्वालिटी ही ख़राब हो जाएगा तो हम लोग फार्मिंग करेंगे कैसे? और अगर आप फार्मिंग ही नहीं करोगे तो आप इतने सारे लोगों को खाना कैसे खिलाओगे? तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसको आप एक डिटेल में लिख सकते हो, ये सब अलग अलग एग्जांपल देखिए। और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, जैसे कि बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम है जो उसको प्रमोट कर रहा है, तो वो सब लिखेंगे। सेक्शन 2 पे चलते हैं, जिस पे है कि राइट, हाँ मतलब 5th पे है पॉलिटिकल विल एंड नेशनल सिक्योरिटी। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा। तो जैसे कि जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा इशू होता है। हम लोग के चारों तरफ जैसे कि चाइना है, पाकिस्तान है, मतलब एक अलग ही एक होता है ना, कि मतलब हम लोग के चारों तरफ बहुत ही हॉस्टाइल नेबर्स हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे नेबर्स में कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे रिसेंटली नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, पहले श्रीलंका में हुआ था। तो मतलब ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, और इसलिए हम लोग बहुत डिफेंस पे खर्च करते हैं, बहुत हमारे पास अच्छे अच्छे वेपन हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और पॉलिटिकल विल कैसे इससे को रिलेटेड है उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद अगला है एंड ऑफ करप्शन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री, भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान। भ्रष्टाचार, हाँ, करप्शन करप्शन बेसिकली ना एक दीमक है जो सिस्टम को धीरे धीरे खा जाता है और वो बस शैलो कर देता है, और वो बेसिकली विच इज़ डेंजरस कंसर्निंग है ये। तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे ताकि हम लोग कंट्री को अपलिफ्ट कर सकते हैं, देश का उत्थान कर सकते हैं? अगर भ्रष्टाचार का अंत होगा तभी हो सकता है ये। तो इस पे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, आप एग्जाम्पल डाल डाल के लिख सकते हैं। अगला है लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जिस शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। तो अब बताएंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, इसका क्या क्या प्रॉब्लम है, ये क्या क्या रोक रहा है इसको, वुमेन एम्पावरमेंट का बाधा है। तो वो सब लिखेंगे कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कितनी वुमेन है, बहुत ही कम। हमारे मतलब पहले तो कितनी थी, बहुत ही कम थी, बहुत ही। इवन स्टेम, जैसे कि स्टेम है, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब में भी वुमेन बहुत कम है पार्टिसिपेशन। और वुमेन का एम्पावरमेंट के लिए वुमेन का सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो समझ सकती है ना कि क्या रूल्स बनाने हैं वुमेन के लिए, क्या उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आप अगर वुमेन को तो वुमेन ही समझ सकती है ना अच्छे से, इसलिए। तो 8, फिर हम लोग अगले समय चलते हैं। अगला है कि वर्ल्ड वेलफेयर इज़ इम्पॉसिबल विदाउट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। तो ये हाँ बात कर रहा है, ये ऐसे बात कर रहा है स्पिरिचुअल कॉन्साइंस। तो इसमें है ना कि एक होता है राइट, एक होता है रॉन्ग, बट आप में एक वो भी तो होना चाहिए ना जज करने का, कि जो आप कर रहे हो दुनिया के लिए आप कैसे करोगे। एक बेसिकली हर आदमी का ना एक दुनिया के लिए एक थोड़ा सा ड्यूटी होता है, कि जब आप दुनिया में आए हो तो आपका एक होना चाहिए कि अगर दुनिया में हम आए हैं तो हमारा एक दुनिया को बेटर प्लेस बनाना है, हमारा काम होना चाहिए। हम मतलब आई नो ऑन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट टाइनी टाइनी चीज़ों से आप कर सकते हैं। और इसमें क्या बोला है कि इम्पॉसिबल है, वर्ल्ड वेलफेयर इम्पॉसिबल विदाउट स्पिरिचुअल। तो इसका मतलब है ना कि अगर आप वर्ल्ड वेलफेयर कर रहे हैं मगर आप में वो बेसिक स्पिरिचुअलिटी वाला या आध्यात्मिक चेतना ही डेवलप नहीं है, तो आप कैसे जज करेंगे आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? तो बेसिकली पहला स्टेप होना चाहिए कि आप में आपका आध्यात्मिक चेतना होना चाहिए, ताकि आप विश्व का अच्छे से कल्याण कर सकें। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं पैराग्राफ्स में, अलग अलग फ्लोई फॉर्मेट में।
वैसे तो हर सेक्शन से एक ही ऐसे लिखना होता है, तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजी वाला चुन सकते हैं, जिस पे आपके पास सबसे ज़्यादा कंटेंट है आप वही वाला चुनें। ओके, तो ये लास्ट सेक्शन में क्या है ना, सेक्शन 3 इसमें है जो रीजनल लैंग्वेज पे होता है। इसका पहला है, बनले के साथ ही सब केहू है और ये बिगड़ले के केहू नाही। इसका ये बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब समझें तो ये होता है ना कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपके सब फ्रेंड हैं, अगर आप फेलियर हैं तो अगर आपका कुछ बिगड़ जाता है तो कोई नहीं है। तो ये इसका मतलब है, इस पर भी आप एग्ज़ाम्पल डाल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ये इजी है। अगला है, जियते माछी नहीं घोटाई। मतलब कि देखिए, हर जो प्रोवर्ब है ना, इसका आप अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि आपको कौन सा मतलब समझ में उस समय आ रहा है एग्ज़ाम के समय। तो जैसे कि जियते माछी नहीं घोटाई का मतलब क्या ही हो सकता है कि आप कच्चा नहीं खा सकते हो ना, आपको पहले एक प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर आप उसको। ओके, तो आप ये देख लेंगे कि आपको क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है। मुझे तो यही समझ में आया। अगला है, बापक नाम साग पात आ बेटवा के नाम परोर। मतलब कि आई थिंक जैसा बाप वैसा बेटा, वैसा ही समथिंग, जैसे कि साग है और ये परोर है, ये भी एक प्रकार के कुछ वेजिटेबल होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और जैसन वो उसने काटव, ये वाला है, ये बेसिकली टिट फॉर टैट है कि आप व्हाट यू सो दैट यू रीप। तो आई थिंक ये जो सेक्शन 3 में जो सबसे ईजी आपको लगता है वही चुने। ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ इसमें आना चाहिए। जैसे कि मुझे लगता है कि मैंने ये वाला लिखा था, जैसन वो वैसन कट्टा, बिकॉज दिस इज़ द ईजिएस्ट वन, इसमें बहुत सारा कंटेंट था मेरे पास, तो मैंने ये लिखा था। आप तो बेसिकली एक ही लिखना होता है, सेक्शन 1 2 3 से एक एक ऐसे लिखना होता है। तो आई थिंक ये वाला हम लोग का हो गया। तो हम लोग अब जीएस पेपर करेंगे डिस्कस, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, फिर कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू।